हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम लोग जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर कौन सा होगा? तो गॉस रूल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस चैप्टर में पूछे गए जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, जे एडवांस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैं कहूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से जे एडवांस में पूछा गया है तो इसी चैप्टर से। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और ध्यान से अच्छे से समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों जेईई एडवांस्ड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को यहाँ पर भी एक बार मैं समझाऊंगा, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। An infinitely long solid cylinder of radius r has a uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius r by 2 with its center on the axis of the cylinder as shown in the figure. The magnitude of the electric field at the point P, which is at a distance 2r from the axis of the cylinder, is given by the expression 23rd rho r 116 k epsilon naught. The value of k is। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार मैं बोर्ड में भी समझा देता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहां पर ये बोला गया है कि एक सिलेंडर है। तो एक सिलेंडर सबसे पहले मैं बना लेता हूं। ये प्यारे बच्चों मैंने एक सिलेंडर बनाने की यहां पर कोशिश की। ये मान लीजिए ये एक सिलेंडर है। ये यहां पर प्यारे बच्चों हमने एक सिलेंडर बना लिया। अब ये जो सिलेंडर है प्यारे बच्चों ये इनफाइनेटली लॉन्ग है, यानी इसकी जो लंबाई है वो अनंत है। इसका मतलब हमें थोड़ा इसको ऐसे भी दिखा देना चाहिए, ऐसे ये डॉट 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 करके ऊपर और नीचे हम दिखा दें तो इससे ये पता चलेगा कि ये अनंत लंबाई का है, ये इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां से ये इसकी एक्सिस है, तो यहां से होती हुई ये मैं इसकी एक्सिस भी थोड़ा सा बना लेता हूं ऐसे। ये इसकी एक्सिस, इसकी रेडियस प्यारे बच्चों हमको दी गई है कैपिटल आर, तो ये इसकी रेडियस हमने यहां पर लिख ली कैपिटल आर। ये भी बोला गया कि यहां पे एक स्फेरिकल कैविटी है और वो जो स्फेरिकल कैविटी है उसकी रेडियस r/2 है। ये कैविटी क्या होती है मैं अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं फिगर बना लूं। तो यहां पर एक स्फेरिकल कैविटी की बात की गई है। ये प्यारे बच्चों एक स्फेरिकल कैविटी हमने यहां पर बना। इसकी रेडियस कितनी है? तो ये प्यारे बच्चों आपको दी गई है r/2। ठीक है, अब ये समझ लो कि कैविटी का क्या मतलब होता है। अगर हम किसी बॉडी में से किसी भाग को काट करके निकाल दें तो काट कर निकालने के बाद जो वहां खाली जगह बचेगी उस खाली जगह को प्यारे बच्चों हम कहेंगे कैविटी। ठीक है, आप समझ गए कि किसको कैविटी कहते हैं। तो ये जो स्फेरिकल कैविटी है इसका मतलब ये है कि इस इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर में से r/2 का एक स्फीयर काट करके निकाल दिया गया है। तो ये जो खाली जगह बच गई है इसको हम कैविटी बोल रहे हैं। ठीक, अब समझिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आगे ये कहा गया है कि इसकी एक्सिस से 2r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो वो भी हम यहां पर बना लेते हैं। ये मान लीजिए डिस्टेंस 2r है। ठीक है, इस 2r पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको बताया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से बताया गया है। ये पॉइंट P पर इस इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। अब हमसे ये पूछा गया है कि K जो है ना, इस K की क्या वैल्यू होगी, ये हमसे कहा गया है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहां पे एक कैविटी वाला प्रॉब्लम हो गया। जब हम जे एडवांस की क्लासेस पढ़ाते हैं तो कैविटी प्रॉब्लम्स को हम अलग से डिस्कस करते हैं। ये कैविटी प्रॉब्लम्स आपको फिजिक्स में कई जगह मिलेंगी। सबसे पहले तो 11th में मिलती हैं, जब हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ते हैं। वहां भी किसी बॉडी में ऐसी ही कैविटी बना करके फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये पूछा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो कैविटी प्रॉब्लम्स अपने आप में जे एडवांस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको सॉल्व कैसे किया जाता है तो जरा देखिएगा इधर।
जैसे यहाँ पे अपना सिलेंडर है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर रह गई, इन्होंने बोला है कि इस पर रो चार्ज डेंसिटी है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इस पूरे सिलेंडर में चार्ज एक समान रूप से वितरित है और चार्ज डेंसिटी क्या है, रो। अब देखिए प्यारे बच्चों, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर की वजह से, जिसमें एक कैविटी है, इस सिलेंडर की वजह से यहां पर मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, और जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आएगा उसको इसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर की वजह से, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो क्वेश्चन में ये बताए गए कि यहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, हम अपनी तरफ से निकालेंगे। तो हम जो अपनी तरफ से निकालेंगे उसको इसके इक्वल कर देंगे, तो एक जो इक्वेशन मिल जाएगा उसी इक्वेशन को सॉल्व करके के की वैल्यू निकल जाएगी। अब समस्या ये है कि हम इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, ये मेन पॉइंट है। तो चलिए देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और ऐसे तमाम क्वेश्चन इसी तर्ज पर या इसी पैटर्न पर सॉल्व होते हैं, जिस पैटर्न पर मैं इसको बताने जा रहा हूं। अब देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले तो एक काम ये कर लिया जाता है कि जहां भी कैविटी है ना, वहां पर भी मटेरियल मान लो। ऐसा मान लो कि कोई कैविटी है ही नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा मान लें कि यहाँ भी रो चार्ज डेंसिटी है, मतलब रो चार्ज डेंसिटी से चार्ज यहाँ भी बिखरा हुआ है, ये कैविटी वाली जगह पर भी, यानी कि वहां पर भी मटेरियल है, वहां पर भी चार्ज है, ठीक। वो कैविटी है ही नहीं, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लो। फिर क्या करें कि यहाँ ये जो सिलेंडर होगा वो कंप्लीट सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे कंप्लीट सिलेंडर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा मैं, ठीक है, पूरे कंप्लीट सिलेंडर की वजह से। अब क्या करूंगा, यहां पे जो चार्ज डेंसिटी दी गई है उसके अपोजिट चार्ज डेंसिटी लेते हुए r/2 का एक स्फीयर में ले लूं, ठीक है। अपोजिट चार्ज डेंसिटी मतलब अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो अपोजिट यानी माइनस की चार्ज डेंसिटी आप ले लो, ठीक है। अब जितनी कैविटी है उतना बड़ा हम एक पार्ट, एक भाग उसी मटेरियल का ले लें, ठीक। तो उसकी कल्पना करो कि r/2 रेडियस का एक स्फीयर है हमारे पास, r/2 रेडियस का एक स्फीयर है हमारे पास, जिस पर चार्ज डेंसिटी माइनस रो है। अब क्या करें, इसको इस कैविटी वाली जगह पे फिट कर दें। तो जैसे ही फिट करोगे तो क्या होगा, तो यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मान ली थी कि अंदर भरा हुआ है, सब जगह खाली नहीं है, ऐसा मान लिया था। लेकिन जब इसको यहां पर फिट किया तो क्या हुआ, इसमें माइनस चार्ज डेंसिटी है, उससे पॉजिटिव थी, यहां पे हमने माना था, तो माइनस और प्लस मिल करके यहां पर फाइनली जीरो चार्ज ही देंगे, जो कि ये सिस्टम दिया गया था। तो सिस्टम में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको माइनस मान लिया और पॉजिटिव से भरा हुआ मान लिया था। तो जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो माइनस और प्लस मिल करके यहाँ पर फाइनली जीरो चार्ज ही देंगे, और इसके हिसाब से यही पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो क्वेश्चन में कोई चेंज आया ही नहीं, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे कैसे सॉल्व हो जाएगा, हमने एक बार कैसे किया, कंप्लीट सिलेंडर मान लिया, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, लेकिन कंप्लीट सिलेंडर की वजह से थोड़ा ना निकालना था। तो अब क्या करें, तो जो हमने यहाँ पर एक माइनस रो चार्ज डेंसिटी का r/2 का एक स्फीयर रख लिया था, अब उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ठीक। तो जब उसकी वजह से भी यहाँ पर निकालेंगे तो कंप्लीट सिलेंडर की वजह से जो मिली और इसकी वजह से जो मिली, फिर उन दोनों का जो नेट मिलेगा वो प्यारे बच्चों इस कैविटी युक्त सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। जब तक आप इसकी वजह से यहाँ पर नहीं निकालोगे तो कैसे मिलेगा, क्योंकि इसको रखने के बाद ही यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जीरो मिल रही है या चार्ज जीरो मिल रहा है। तो इस सिस्टम के इक्विवेलेंट हम तभी बना पाएंगे जब माइनस चार्ज डेंसिटी को लेते हुए यहाँ पर इस स्फीयर को ले और उसकी वजह से भी यहाँ पर निकालें, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों में सॉल्व करना है। कहीं भी ऐसे क्वेश्चन मिले कैविटी प्रॉब्लम्स, तो पूरा एक बार भरा हुआ मान लो, फिर अपोजिट चार्ज अगर वहां पे अगर सेंटर ऑफ मास हो तो वहां पर अपोजिट मास डेंसिटी लेते हुए, यहाँ पर अपोजिट चार्ज डेंसिटी लेते हुए जिस खाली जगह पर आपने देखा है तो उस उतनी ही खाली जगह का एक पार्ट मान करके वहां पर रख करके और फिर वहां पर अपने सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको गौर से देखें तो अच्छा, सबसे पहले तो ये सुनो कि इसको सॉल्व करने का क्या स्टेप होता है। तो गॉस रूल में जब हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो हमको ये पता चला था कि कैसे यहाँ पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो प्यारे बच्चों जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता था कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस माना जाए, है ना। तो यहाँ भी सबसे पहले प्यारे बच्चों एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले हम किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसको कंप्लीटली मान लिया, ऐसा मान लिया कि यहाँ पे कोई भी कैविटी नहीं है, तो कंप्लीट एक सिलेंडर माना, उसकी वजह से सबसे पहले यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। अब कैसे करेंगे, तो एक चीज देखो, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह है प्यारे बच्चों। जब आपने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पढ़ा था तो देखिए उसमें क्या था, जो वायर होती है प्यारे बच्चों
क्या होता है, वायर भी एक सिलेंडर ही होता है। अगर आप गौर से देखो किसी भी वायर को तो उसका भी शेप सिलेंड्रिकल ही होता है। बस क्या है कि उसकी जो रेडियस है वो कम होती है उसकी लेंथ की तुलना में, है ना। तो यही है यहां पर भी, ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो इसकी रेडियस जो है इसकी तुलना में हम कम ही मान ले थोड़ा सा, ठीक है। रेडियस के बारे में थोड़ा बताया गया कि बहुत बड़ी है या बहुत कम है, ठीक है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, और शेप भी सिलेंड्रिकल ही है, वायर का भी यही शेप रहता है, उसकी रेडियस बस आपको कम दिखती है इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइन जैसा है, लेकिन गौर से देखो तो ये सिलेंडर जैसा ही होता है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जैसे हमने गॉसियन सरफेस लिया था बिल्कुल वैसे ही इसके लिए गॉसियन सरफेस बनेगा, क्योंकि इसको हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर भी मान सकते हैं, ठीक है। वैसा ही तो है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इसकी रेडियस थोड़ा कुछ बताया गया कि ये भी बहुत बड़ी है, ठीक है। लेंथ की तुलना में, चूंकि इनफाइनाइटली लेंथ का है उसकी तुलना में रेडियस तो बहुत ही कम है, तो जैसा वायर बनता है कि लेंथ की तुलना में उसकी रेडियस कम होती है, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है। तो प्यारे बच्चों, एक लेंथ इनफाइनाइटली लेंथ वायर की तरह ही है, तो इसकी वजह से इनफाइनाइटली लेंथ वायर की वजह से हम किसी डिस्टेंस r पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वहां पे जो गॉसियन सरफेस है वो ऐसे लेते थे प्यारे बच्चों, एक सिलेंडर लेते थे, ऐसा ही लेते थे। तो यहां पर भी ऐसा ही गॉसियन सरफेस बनेगा, तो मैं इसको बना लेता हूं थोड़ा सा ऐसे, ये प्यारे बच्चों एक गॉसियन सरफेस मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मिटा लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ये प्यारे बच्चों हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया जो सिलेंड्रिकल सरफेस होगा। अब हम कंप्लीट सिलेंडर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अभी मैं बता दूं कि कैविटी अभी हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैसा होता था यहां पर सिस्टम, अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों अगर इस लाइन के नीचे का पार्ट देखें तो इधर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है और इसके ऊपर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है। तो अगर इसके नीचे की वजह से हम देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसी, और इसके ऊपर की वजह से देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी बनेगी, और सेम सेम मैग्नीट्यूड की बनेगी क्योंकि लेंथ ऊपर और नीचे सेम है, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे सेम है, चार्ज की मात्रा ऊपर नीचे सेम है, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर बनेगी। तो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर यहां से यहां तक आप कोई भी पॉइंट ले लो या कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, तो अगर आप यहां पर लेते हो तो उसके ऊपर भी इनफाइनाइट लेंथ, नीचे भी इनफाइनाइट लेंथ, तो फिर से हम चार्ज को ऊपर और नीचे सेम सेम मान सकते हैं, इसलिए फिर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ही इसकी डायरेक्शन मिलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल ही मिलेगी। तो प्यारे बच्चों एक चीज यहां पे देखिए कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल ही मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कर्व्ड सरफेस से, या जो कर्व्ड भाग है, जो कर्व है, कर्व्ड पार्ट है, वहां से तो फ्लक्स गुजरेगा, लेकिन इस ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन ऊपर वाले सरफेस को देखें तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसलिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि ये बताएगा कि यहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजरेगा, ठीक। ऐसे ही यहां पर हम छोटा सा अगर पार्ट लें तो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे आएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ भी प्यारे बच्चों क्या होगा, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। यहाँ भी छोटा सा एरिया देकर के हम देख सकते हैं। तो इसके पूरे पार्ट में ऐसे छोटे छोटे से एरिया ले लो, कहीं भी ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का भी जो बीच का एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री ही मिलेगा, जो कि ये बताएगा कि इससे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा और इससे भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए फ्लक्स गुजरेगा किससे, तो इस कर्व्ड भाग से, ठीक। तो इस पर हम देखते हैं, तो यहां पर मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं, मान लीजिए इस छोटे से पार्ट का एरिया है डी है, तो अगर हम सोचें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा प्यारे बच्चों ऐसा होगा। यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई मान लेता हूं, और उसकी डायरेक्शन प्यारे बच्चों ऐसे आएगी हॉरिजॉन्टली, ऐसा मैं बता चुका हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में, ठीक। अब इस छोटे से पार्ट से अगर गुजरने वाला फ्लक्स देखूं तो इस छोटे से पार्ट से कितना फ्लक्स गुजरेगा वो जरा देखिए। हमने ऐसा कई बार किया है, इस छोटे से पार्ट से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर यही गुजरेगा, बिल्कुल यही गुजरेगा। अब प्यारे बच्चों इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें पूरे कर्व्ड भाग के लिए, पूरे कर्व्ड भाग के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें, तो पूरे कर्व्ड भाग से कितना फ्लक्स गुजरेगा वो मिल जाएगा, और पूरे कर्व्ड भाग से जो गुजरा हुआ फ्लक्स है वो एक्चुअल में इस पूरे गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स है, क्योंकि फ्लक्स गुजर ही केवल कर्व्ड भाग से रहा है, तो इनको यहाँ पे इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पूरे गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स गुजरेगा वो इस कर्व्ड भाग से गुजरने वाले फ्लक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर इसको हम क्या वैल्यू दे सकते हैं, तो पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरता है, तो हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर का आवेश अपान एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर का चार्ज जो है थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी।
अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके बीच का एंगल हर एक डीए के लिए 0 ही मिलेगा। जहां पे भी आप डीए बना सको हर एक पार्ट के लिए, हर एक ऐसे एलिमेंट के लिए ई और डी के बीच का एंगल 0 मिलेगा और ई हर एक ऐसे एलिमेंट के लिए मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस हर जगह से हमने सेम ली है। और कितनी है तो प्यारे बच्चों इसके एक्सिस से 2r, ठीक है, तो फिक्स डिस्टेंस पर ले रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो प्यारे बच्चों इसको अगर हम खोलें आगे तो ई डी ए cos 0 डिग्री इज इक्वल क्यू इन। क्यू इन को अच्छा क्या लिखूंगा, क्यू इन क्या है तो देखो क्यू इन क्या है तो इसके अंदर कितना पार्ट आ रहा है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, यहां से लेकर यहां तक का सिलेंडर आ रहा है, यहीं तक का सिलेंडर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसकी चार्ज डेंसिटी तो रो है तो रो इनटू इसका वॉल्यूम, तो यहां से यहां तक सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा वो अभी हम v मान ले रहे हैं, तो अपान में एप्सिलॉन r, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखें इसको सॉल्व करें तो ई तो हर एक डी के लिए सेम है इसलिए ई एज ए कांस्टेंट हम यहां पर ले सकते हैं, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर भी ले सकते हैं, तो ई को हमने बाहर ले लिया, यहां पे आपको मिलेगा डी ए और यहां मिलेगा रो इनटू वॉल्यूम अपान एप्सिलॉन r। अब यहां पे एक चीज देखो ये डी ए किसका एरिया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किसका एरिया होगा तो कर्व भाग का, क्योंकि इसी बस से क्या है फ्लक्स गुजर रहा है। तो प्यारे बच्चों देखो इसकी लेंथ अगर थोड़ी देर के लिए मैं एल मान लूं तो प्यारे बच्चों कितना इसके लिए एरिया लिखूंगा कर्व भाग का, तो हम जानते हैं जो बेलन होता है जो सिलेंडर होता है उसके लिए कर्व पार्ट का जो एरिया होता है वो 2 पाई आर एल लिखा जाता है, तो 2 पाई आर क्या है तो इसकी रेडियस। अब देखिएगा ये सरफेस है अपना तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2r, क्योंकि यहां से इसके एक्सिस से इसकी डिस्टेंस 2r है ना, तो इसके लिए जो प्यारे बच्चों रेडियस हो जाएगी वो 2r, तो 2 पाई आर एल, तो r की जगह पे 2r इंटू एल, आप इधर इक्वल में क्या लिखोगे तो रो इंटू इसका वॉल्यूम कितना होता है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, तो पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे आर क्या है तो इस बार देखिए हम इस वाले सिलेंडर को ले रहे हैं क्योंकि चार्ज कहां पर है, चार्ज तो इसी सिलेंडर पे है, यहां भी इसका वॉल्यूम मत रख लेना, चार्ज इस सिलेंडर पर है तो जहां पे चार्ज है उतने का ही तो वॉल्यूम लूंगा। तो प्यारे बच्चों इस सिलेंडर का यहां से यहां तक का वॉल्यूम लेना है, तो देखिएगा आर इसके लिए क्या है, आर तो प्यारे बच्चों इसके लिए कैपिटल आर दिया गया है, तो पाई आर स्क्वायर और लेंथ इसकी यही होगी जितना इसकी है, देखिए है ना ये लेंथ उतनी ही बनी हुई है यहां से, तो पाई आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन r। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करें अगर हम तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से इधर कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है तो ये मिलेगा रो आर अपान 4 एप्सिलॉन r। ये प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिला कंप्लीट सिलेंडर की वजह से। अब हम माइनस रो चार्ज डेंसिटी का एक स्फीयर यहाँ पर रख लेंगे r/2 रेडियस का, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक चलिए निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर निकालेंगे, अब देखिए हमने पढ़ा हुआ इसको, जब हमारे पास एक स्फीयर होगा और इसकी वजह से अगर इस पर टोटल चार्ज क्यों मानूं थोड़ी देर के लिए, इसकी वजह से इसके बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो प्यारे बच्चों वो होता है kq/r²। इसका हमने प्रूफ भी किया हुआ है, इसका डेरिवेशन हमने किया हुआ है। अब फर्क क्या होगा अगर यहाँ पे माइनस चार्ज डेंसिटी, तो फर्क क्या होगा, फर्क बस ये होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी वो ऐसी मिलती थी, अब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो प्यारे बच्चों ऐसे होगी क्योंकि इस पर माइनस का चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज का जो वो है चिन्ह वो बदल गया, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी, बाकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसकी वजह से अगर हम देखें, इसकी वजह से यहाँ पर तो चूंकि ये पॉइंट इसके बाहर है तो बाहर के लिए यही फार्मूला लगा देंगे और जो डायरेक्शन होगी वो प्यारे बच्चों ऐसे होगी, ऐसे। इस कंप्लीट सिलेंडर की वजह से जो डायरेक्शन मिली है वो ऐसे मिलेगी, ऐसे, और इसके जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, ठीक, और इसकी वजह से डायरेक्शन ऐसी होगी। तो इसकी वजह से निकाले तो फार्मूला यही लगेगा, तो लगा लो के क्यू, थोड़ी देर के मान लो कि इसका टोटल चार्ज क्यू है, ऐसा मैं मान लेगा हूं अपान आर स्क्वायर। तो आर कितना है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो 2r, तो उसका स्क्वायर करना है ना क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम वैल्यूज डालें थोड़ा सा, देखिए ये के क्या है, अच्छा ये के नहीं है, ये के अलग है कुछ, और ये क्या है 1/4 ठीक है। तो इस के को यहाँ पर वैल्यू आप रख लो 1/4 रख लो। क्यू क्या है तो रो इंटू बी है ना, क्यू क्या है रो इंटू बी, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी वो माइनस की है तो मैं माइनस इधर लगा लेता हूँ, इंटू रो इंटू बी, वॉल्यूम कितना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसकी आर तो r/2 है, इसकी रेडियस कितनी है r/2, तो r क्यूब में r/2 का क्यूब होगा तो r क्यूब अपान 8 ये आ जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे ये चीज अभी और छोटी हुई है,
तो इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब चलिए प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे और क्या कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब में से सिर्फ एक आर बचेगा, ठीक, और क्या बचेगा यहाँ पर, अब देखें, अब इसको आगे रखें तो क्या मिलेगा, ऊपर बचा माइनस रो आर और नीचे बचा आर 3 24 चौका 96 एप्सिलॉन आर। तो ये प्यारे बच्चों मिला है, यहाँ पे ये मिला इसकी वजह से, ठीक। अब देख सकते हो एक तो ऐसे मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और ये चिन्ह भी यही बता रहा है, ये चिन्ह भी यही बता रहा है। चिन्ह क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो नेट मिलेगा वो कैसे मिल जाएगा, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन बड़ा है और बड़े में से छोटे को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो देखिए इस पे जो डिनोमिनेटर है, इसका जो हर है वो इससे छोटा है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो इससे इसको हम घटा लेते हैं। तो चलिए इससे इसको घटा लेते हैं, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व कर लो, तो हम यहाँ पे रो आर अपान एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं, 1/4 माइनस 1/96 इधर आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, देखिए एक काम कर लो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम बना लो, तो ऊपर और नीचे 24 का मल्टीप्लाई कर लो। ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए है, अन्यथा आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो 96 दोनों जगह हो गया। अब प्यारे बच्चों देखो, तो इसको सॉल्व कर ले तो ऊपर बचेगा 23 रो आर और नीचे बचेगा 96 एप्सिलॉन आर। अब प्यारे बच्चों ये हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले से वो ये, तो सेम सिस्टम के लिए हमने निकाला है और सेम सिस्टम के लिए इसने भी दिया है, तो आंसर तो बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। जब सिस्टम सेम है तो आंसर सेम होंगे, तो ये इसके इक्वल होगा। तो चलिए इक्वल कर लेते हैं, या फिर आप यहीं पे देख सकते हो, या फिर मैं कर ही देता हूं, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं 96 एप्सिलॉन आर इक्वल कर दो इसके 23 रो आर 16 के एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल, ये ऊपर से ये पूरा ऊपर वाला कैंसिल, 16 से 6 बार भी चला जाएगा तो k = 6 मिल गया। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लोग समझ सकते हो, k की ही वैल्यू निकालनी थी, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों सॉल्व करना था। क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको काफी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस r and 2r having uniform volume charge densities ρ1 and ρ2 respectively touch each other. The net electric field at a distance 2r from the center of the smaller sphere along the line joining the centers of the spheres is 0. The ratio ρ1 and ρ2 can be. तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है, हो सकता है आपको क्वेश्चन अभी समझ में कम आया हो, तो यहाँ पर मैं फिगर को बनाते हुए एक बार आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, क्या कहा है। देखिए इन्होंने ये कहा है कि दो स्फीयर्स हैं, उनमें से एक स्फीयर की रेडियस है r, तो यहाँ पर एक r रेडियस का स्फीयर में बना लेता हूँ। ये प्यारे बच्चों r रेडियस का कोई स्फीयर है, यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है r, ठीक है। एक और स्फीयर है जो इससे टच कर रहा है और उसकी रेडियस 2r है, तो यहां से टच करता हुआ एक और स्फीयर बना लेते हैं इससे, ये, और इसकी रेडियस दुगुना है पहले वाले से, इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा भी बना लिया मैंने। ये प्यारे बच्चों इसकी रेडियस हो गई 2r, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। इस पर चार्ज डेंसिटीज कहते हैं, तो पहले पर चार्ज डेंसिटी ρ1, दूसरे पर ρ2 चार्ज डेंसिटी, ये भी बोला गया है। अब इनको सेंटर को अगर हम मिला लें, इनके सेंटर्स को अगर हम मिला लें, ये हमने इसके सेंटर्स को मिला लिया प्यारे बच्चों, ठीक है, ये इसके सेंटर्स को हमने मिला लिया। अब यहां पर ये पूछा गया कि स्मॉलर जो स्फीयर है उसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, और ये जो डिस्टेंस है लेनी कैसी है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, मतलब सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन पर वो डिस्टेंस हमें लेनी है। तो इसी लाइन पर, ये जो लाइन बनी है इनको ज्वाइन करने के बाद इसी लाइन पर हमें 2r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो प्यारे बच्चों 0 मिल रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो कहां से 2r डिस्टेंस लेनी है, सेंटर से, और लेनी कैसी है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग का मतलब आप इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो, ठीक है, इसी लाइन पर कहीं पर लेना चाहिए।
चाहे इधर चाहे इधर। ठीक, तो 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ऐसा बोला गया है। तो अगर ऐसा है कि यहां से 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो प्यारे बच्चों इनकी जो चार्ज डेंसिटीज हैं उनका रेशियो हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखेंगे, अगर थोड़ी देर के लिए मैं एक बार इधर ले लूं, यहां पर कोई पॉइंट ले लूं, कैसे ले लूं, 2r डिस्टेंस पर लेना है, इसकी रेडियस r है, तो यहां तक r डिस्टेंस हो गई, हमको चाहिए 2r, तो r आओ चल जाओ यानी यहां तक, तो 2r डिस्टेंस यानी यहां पर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो कैसे इसको 0 करें वो जरा समझ लीजिएगा। देखिए, इस स्फीयर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस डायरेक्शन में, इस स्फीयर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस डायरेक्शन में, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट के होने के साथ साथ इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों निश्चित रूप से अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए तो इनकी डायरेक्शंस अपोजिट चाहिए, साथ ही साथ इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उनकी डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 मिलेगी, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए यही काम करेंगे हम लोग, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों के मैग्नीट्यूड्स को हम सेम कर देंगे, जिससे हमारा ρ1/ρ2 निकलेगा। चलिए, तो काफी आसान है अगर सोचा जाए तो। चले देखिए, ये एक स्फीयर है और स्फीयर की वजह से अगर स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं। तो देखिए, इस स्फीयर के बाहर है ये पॉइंट, तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये फार्मूला होता है अगर स्फीयर के बाहर का कोई पॉइंट है। ठीक है, तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं उसके लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी फार्मूले से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो k की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ 1/4πε0। q की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, तो प्यारे बच्चों रो इंटू इसका वैल्यूम, तो रो इस पर कितना है, इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, ρ1 इंटू वैल्यूम ऑफ इट यानी 4/3 पाई r क्यूब, इसकी रेडियस प्यारे बच्चों r है तो 4/3 पाई r क्यूब। r स्क्वायर क्या होता है, तो r क्या होता है, r प्यारे बच्चों इसके सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस होती है जो कि आपको 2r बताई गई है। तो यहाँ पे नीचे इसका स्क्वायर करके यानी 4r² भी लिख लेना है। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर ले तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से एक r बच जाएगा। यहाँ पर आप देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पर कुछ और कुछ कट रहा है, तो और कुछ नहीं कट रहा, तो देखिए क्या मिला, ρ1 और ऊपर r1 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है, देखिए 4 × 12 एप्सिलॉन नॉट ये बच रहा है ना। देख लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, यही बच रहा है ना। तो इतना मिला, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन प्यारे बच्चों ऐसे होगी हॉरिजॉन्टली आगे की ओर। अब इसकी वजह से निकालें, तो अगर इसकी वजह से यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, तो ये जो पॉइंट है इस स्फीयर के अंदर है, देखिए इस स्फीयर के अंदर है पॉइंट, और अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो ρr/3ε0 ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इसका डेरिवेशन किया हुआ है। ठीक, तो चलिए इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखना चाहते हैं तो ये फार्मूला लगा दें, तो लगा लें। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, ρ2, तो रो की जगह पे ρ2 हो गया। ये क्या होता है, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस होती है, तो इस पॉइंट की सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी, देखो 2r की डिस्टेंस यहाँ से थी, तो इसकी रेडियस तो r थी, तो यहाँ तक r डिस्टेंस, फिर आगे और r डिस्टेंस। अब इसकी रेडियस 2r है, इसकी रेडियस 2r है, तो यहां से तक टोटल डिस्टेंस तो 2r थी, तो अगर ये r है तो इधर भी r ही बची होगी। तो प्यारे बच्चों r/3ε0, इसकी डायरेक्शन कैसे, तो हॉरिजॉन्टली ऐसे पीछे की ओर, इसकी आगे की ओर इसकी पीछे की ओर, और मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होना चाहिए, तभी यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी, है ना। हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इनका मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि हमें 0 इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसको एक दूसरे के इक्वल कर दें, तो कर दो, तो ये कर दिया हमने, ये कर दिए। अब इसको देखो सॉल्व करो, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स मेरे बच्चों। अब देखिए r से r भी कैंसिल, हमें चाहिए ρ1/ρ2, तो ρ1 के नीचे ρ2 को ले जाओ और 4 को इधर ले आओ, तो ρ1/ρ2 जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 4। तो प्यारे बच्चों ये हमने एक आंसर प्राप्त कर लिया, ρ1/ρ2 और 4 इधर चल जाएगा, तो बिल्कुल यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। लेकिन चूंकि अलोंग द लाइन जॉइनिंग की बात की गई है, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग आप ये पॉइंट इधर भी ले सकते थे और ये पॉइंट इधर भी ले सकते थे, तो इधर भी रख करके अभी हमें आंसर निकालना होगा, क्योंकि जेईई एडवांस्ड की एक खासियत होती है कि इसमें एक ही ऑप्शन सही हो, ये जरूरी नहीं होता प्यारे बच्चों, इसमें एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो सभी पॉसिबल कंडीशंस के लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 कंडीशंस पॉसिबल हैं, एक इसके इधर पॉइंट ले ले, एक इधर पॉइंट ले ले। तो चलिए इस बार हम क्या कर रहे हैं कि जो पॉइंट है इधर ले लेते हैं, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर,
हमें पॉइंट लेना कहाँ है, स्मॉलर स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर। तो प्यारे बच्चों ये हमने ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि स्मॉलर स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलना चाहिए। अब देखिए अगर इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये जो पॉइंट है इसके बाहर है, तो इस पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से देखें तो भी ऐसे, क्योंकि ये एक तो बाहर है और दूसरी बात जो डायरेक्शन है वो ऐसे ही मिलेगी। तो प्यारे बच्चों क्या यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम मिली। तो जब अगर नेट निकालेंगे तो वो दोनों तो जुड़ जाएंगे, फिर 0 कैसे हो। तो 0 ऐसे होगा कि किसी एक चार्ज डेंसिटी निगेटिव लेना पड़ेगा, एक की पॉजिटिव और एक की निगेटिव, तभी ये पॉसिबल है। तो प्यारे बच्चों किसी एक का निगेटिव चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं, मैं इसी की चार्ज डेंसिटी को निगेटिव लिए ले रहा हूं। अब चूंकि चार्ज डेंसिटी इसकी निगेटिव है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इसी की ओर मिलेगी, और इसकी वजह से दूर की ओर ऐसे मिलेगी, मतलब एक की ओर ऐसे, एक की वजह से ऐसे, एक की वजह से ऐसे। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हुआ तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों आप क्या करें, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, और दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल कर दें, तभी यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। तो चलिए काम करते हैं वही काम। देखिए इस बार फार्मूला लगाना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि दोनों ही के लिए, दोनों ही स्फीयर्स के लिए ये उनके बाहर है, इसलिए दोनों के लिए एक ही फार्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसकी वजह से निकाल लेता हूं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, के क्यू अपान ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 2r, तो 4r स्क्वायर। तो देखिए के को क्या लिखूं मैं, 1/4πε0 लिख लूं के को। क्यू को क्या लिखूंगा, तो ρ1 माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे लगा लो, ρ1 इंटू वॉल्यूम कितना, अभी हमने देखा 4/3 πr, यहां पर जैसे किया था, और नीचे क्या है यहाँ पे 4r स्क्वायर भी, तो 4r स्क्वायर को भी लिख लो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्या है, यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाएगा, क्योंकि हमने चार्ज डेंसिटी क्या ले ली थी, नेगेटिव ले ली थी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल वही आंसर मिलेगा, लेकिन नेगेटिव लग जाएगा बस, और कुछ दिक्कत नहीं। तो चलिए यही आंसर लिख लो, क्यों बार बार सॉल्व कर रहे हो, और सॉल्व भी करोगे तो यही आएगा, तो ये मिलेगा, इसलिए ये मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पर देखिए इसी फार्मूले को लगाते हुए, तो देखिए फार्मूला यही रहेगा क्या, KQ/r²। तो के की वैल्यू लिखो 1/4πε0। क्यू क्या हो जाएगा इसके लिए, तो प्यारे बच्चों इसकी डेंसिटी और इसका वैल्यू, तो ρ2 इंटू वैल्यूम ऑफ इट यानी 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे r कितना है 2r, तो उसका क्यूब करोगे तो 8r क्यूब, ये मिले। ठीक, अब यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस देखिए इसके सेंटर से कितनी है, तो 2r यहाँ तक हो गई, फिर r और हो गई तो 3r, फिर एक और r हो गया तो 4r, और यहाँ से एक और r बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 5r, एक बार और देख लीजिएगा, यहां से तक 2r, फिर यहां से तक r, तो 3r, और यहां से डायरेक्ट देख लो 2r यहां से यहां तक, तो 3r प्लस 2r यानी 5r, तो 5r का स्क्वायर करोगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करना, तो 25 और r स्क्वायर, ये 3 इसके गुणे में। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो 4π से 4π कैंसिल, r स्क्वायर से एक r यहां पे बच जाएगा, और क्या यहां पे बच रहा है, देखिए और कुछ नहीं बच रहा ना। तो चलिए पहले बच्चों इसको आगे लिख लो, जो भी बच रहा है यहाँ पर लिख लो, क्या आगे कुछ नहीं बच रहा है क्या, तो चलो इसको लिख लो, जो भी बच रहा है वहां लिख लो। तो ρ2 इंटू 8, और r भी बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, तो 25 या 75 ε0, क्या यही बच रहा है, यही बचता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हो। अब क्या करना है मेरे बच्चों, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है अगर, तो दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, कुल मिला के दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट होनी चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। तो चलिए इनके मैग्नीट्यूड्स को इक्वल कर देते हैं, तो चलिए कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। ये प्यारे बच्चों ने किया, ये साइन नॉट से साइन नॉट कैंसिल, और ये 75 है, सॉरी यहाँ पर 75 है। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें तो 3 से ये कट रहा है 4 बार, और ये कट रहा है 25 टाइम्स, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए r से r कैंसिल, तो यहाँ पे ρ2 को नीचे ले लें, तो ρ1/ρ2 क्या मिल जाएगा, 4/32/25। अब प्यारे बच्चों मुझे चाहिए ρ1/ρ2, तो इस माइनस को क्या ले लो, यहाँ पे -1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर मिल जाएगा दूसरा। तो यहाँ पे 2 आंसर होंगे, एक ये और एक ये, आप देख लीजिएगा कि किस किस ऑप्शन में ये आंसर
दिए गए हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जिस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसी सिंगल कॉन्सेप्ट पर जेईई एडवांस्ड में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि क्या बताऊं आपको। ये थोड़ा सा अविश्वसनीय रिजल्ट देता है। चूंकि ये अविश्वसनीय रिजल्ट देता है इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए प्यारे बच्चों देखेंगे कि कैसे अविश्वसनीय रिजल्ट मिलेगा और कैसे इसमें क्या पूछा गया है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जे एडवांस 2013 में भी आया हुआ है। एक बार मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ से कराए दे रहा हूँ तो 2013 वाला आप स्वयं से ट्राई करोगे। जिनको मैंने सीट दी है तो सीट में भी वो क्वेश्चन दिया गया है तो आप खुद से उसको करोगे। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों इसको मैं पढ़ता हूं फिर हम इसके सॉल्व करेंगे। इसका फिगर मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा है, फिगर इसमें दिया भी हुआ है तो आप वहां से भी देख सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर बना भी रखा है। चलिए प्यारे बच्चों इसको पढ़ते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1 centered at the origin O. In this distribution a spherical cavity of radius r2 centered at p with distance OP is equal r1 minus r2 is made. If the electric field inside the cavity at position r vector is E vector r vector, then the correct statements is r. तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको ये सिस्टम दिया गया, ये कहा गया कि यहाँ पर एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक स्फीयर है जिसपे चार्ज फैला हुआ है, इसके लिए रेडियस आपको r2 बताई गई है। अब ये बताया गया कि यहाँ पर एक r2 का स्फेरिकल कैविटी भी है। कैविटी का मतलब मैं बता चुका हूं। इसका मतलब ये होगा कि R2 का एक स्फीयर काट करके इस बड़े वाले स्फीयर से बाहर कर दिया गया है। तो ये जो खाली जगह बची है इसको हम कैविटी बोल रहे हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो R2 रेडियस का एक स्फीयर काट करके यहां से निकाल दिया गया है। इसके लिए जो सेंटर है प्यारे बच्चों इस R2 स्फीयर का, R2 रेडियस स्फीयर का वो P है और बड़े वाले का सेंटर O बताया गया। यहाँ पे इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस आपको A बताई गई। आप इसकी डिस्टेंस देख भी सकते हो कितनी होगी प्यारे बच्चों। तो देखिए ये R2 है तो यहाँ तक भी R2 डिस्टेंस होगी। टोटल डिस्टेंस R1 है क्योंकि इसकी रेडियस R1 है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस R1, यहाँ से यहाँ तक R2, तो ये कितनी बची R1 माइनस R2। और ये क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, अब देखिए अब आगे इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे फिगर के बारे में सारी चीज बताई गई है, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो स्टेटमेंट को पढ़ने से पता चलेगा और वहीं हम ये बताएंगे कि क्या ये क्वेश्चन जो दिया गया इस ऑप्शन में सही है या गलत है। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा क्या गया सबसे पहले तो वो देख लो, फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने जो ऑप्शंस हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट किया हुआ है। हम बताएंगे कि क्या वो कमेंट सही है या नहीं। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है कैविटी के अंदर। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। फिर इसी के बारे में सारे कमेंट दिए गए हैं ऑप्शंस में। तो एक बार अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन प्राप्त कर लें कैविटी के अंदर किसी पॉइंट के लिए, तो फिर उस एक्सप्रेशन को देख करके हम बता पाएंगे कि कौन कौन से ऑप्शन उस एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग सही है या इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग सही बताए गए हैं। तो ठीक है, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्राप्त कर लेते हैं और जो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को देख करके हम बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है या गलत। तो चलिए सबसे पहले कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इन्होंने बोला है कि आर वेक्टर पर कोई पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। तो चलिए आर वेक्टर पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं। मान लीजिए कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस है उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है प्यारे बच्चों वो आर वेक्टर आपको दिया गया। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया। इस पॉइंट का थोड़ी देर के लिए मैं नाम ले लेता हूं एम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर इस कंप्लीट स्फीयर की वजह से यहाँ पर निकालना चाहें, अच्छा एक चीज समझो, मैंने बताया कि कैविटी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं अभी पहले क्वेश्चन में, उसमें मैंने बताया था कि एक बार इसको कंप्लीट स्फीयर मान लो, कंप्लीट स्फीयर, इस पर अगर चार्ज डेंसिटी मैं रो मान लूं कि इसमें रो चार्ज डेंसिटी है, तो पूरे पर मटेरियल मान लो रो चार्ज डेंसिटी से युक्त। फिर क्या करना है, एक बार इस पर जहां कैविटी है इतनी ही रेडियस का स्फीयर यहां पे रखा हुआ मानो और उस पर जो चार्ज डेंसिटी मानेंगे वो इसके अपोजिट यानी माइनस रो चार्ज डेंसिटी मानेंगे। फिर उसकी वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उन दोनों का नेट जो आएगा वो इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है,
ऐसा ही करने के लिए बताया था। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बार हम कंप्लीट माने ले रहे हैं, ऐसा माने ले रहे हैं कि यहाँ पर कोई कैविटी नहीं है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो काफी आसान है। देखिए ये जो पॉइंट है इस स्फीयर के अंदर है, और अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि वो इतनी होती है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगी इस कंप्लीट स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो रो इंटू आर कितना है, तो इसके लिए आर वेक्टर ही दिया गया। तो अगर हम इसको प्यारे बच्चों वेक्टर फॉर्म में ही लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आर को हम आर में लिख करके आर वेक्टर लिख लिए, इससे क्या हो जाएगा कि वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब हम यहाँ पे एक स्फीयर रखा हुआ माने माइनस रो चार्ज डेंसिटी का, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। तो प्यारे बच्चों थोड़ी देर के लिए इसको अगर मिला दो तो ये एक वेक्टर मिलेगा, ये तो आर वेक्टर था, ये तो आर वेक्टर था, ये यहां से यहां तक का वेक्टर है, इसका नाम मैं दे देता हूं पीएम, क्योंकि ये पॉइंट पी है ये एम, तो पीएम वेक्टर। ठीक, इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो देखिए ये जो पॉइंट है इस स्फीयर के अंदर ही है, तो इसके लिए भी यही फार्मूला, लेकिन इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव है। तो प्यारे बच्चों माइनस का रो आर कितना है, तो पीएम वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये हो गया। अब इन दोनों का नेट निकाल लो, तभी प्यारे बच्चों इस सिस्टम की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो चलिए नेट निकाल लो, तो इनको ऐड कर लो, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो सिंपली ऐड करो इसको। तो रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ यहाँ लिखेगा तो ये। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए रो 3 एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है आर वेक्टर माइनस पीएम वेक्टर, यही मिल रहा है, बिल्कुल यही मिल रहा है। अब एक चीज अगर हम देखें गौर से, तो यहाँ पे देखिए ये ओपी वेक्टर अगर थोड़ी देर के लिए लिख लो, ये यहां से यहां तक जो वेक्टर बनेगा वो ओपी वेक्टर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 वेक्टर है, ओपी वेक्टर, पीएम वेक्टर और एक ये ओएम वेक्टर जिसको हमने आर वेक्टर से दिखाया हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल लॉ अगर हम यूज करें, जो आपने 11th पढ़ा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि ओपी वेक्टर प्लस पीएम वेक्टर हो जाएगा ओएम वेक्टर के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, देखिए ओपी वेक्टर प्लस पीएम वेक्टर इज इक्वल ओएम वेक्टर, ऐसा साफ साफ आप देख सकते हो, ट्राइंगल लॉ से इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब अगर हम देखें ओपी वेक्टर प्यारे बच्चों, तो ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओएम वेक्टर माइनस पीएम वेक्टर, यही हो जाएगा ना। या फिर एक काम करो कि हाँ ठीक है यही रख लो, ठीक है यही रख लो। अच्छा एक चीज देखो, ये जो ओएम वेक्टर है इसी को हमने आर वेक्टर से दिखाया हुआ है, तो इसकी जगह पे आर वेक्टर लिख लो, और इधर पीएम वेक्टर तो है, और ये ओपी वेक्टर की इक्वल है। तो प्यारे बच्चों आर वेक्टर माइनस पीएम वेक्टर के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर। तो यहाँ पे मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो रो 3 एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं ओपी वेक्टर, ये। तो प्यारे बच्चों ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इस एक्सप्रेशन के बारे में सही बताए गए हैं, इसी को देख करके आंसर पता चलेगा। चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो इसके बारे में सही है गलत है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, E is uniform, its magnitude is independent of R2 but its direction depends on R vector। तो इन्होंने कहा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो R वेक्टर पर डिपेंड कर रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। R वेक्टर किधर है, R वेक्टर प्यारे बच्चों ये, लेकिन अगर हम देखें तो ये OP वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, रो 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पर कर रहा है, ओपी वेक्टर पर। तो ओपी वेक्टर प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये भी कांस्टेंट ही है अगर देखें, क्यों, क्योंकि ओपी वेक्टर क्या है, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है, ओपी क्या है, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, या मैं कहूं कि ए है, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में ले ले तो ये वेक्टर है। तो प्यारे बच्चों ओ से पी के बीच की पोजीशन तो नहीं चेंज हो रही ना, देखिए हम ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अंदर की बात है, तो ये पॉइंट तो अंदर कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ये इनके सेंटर्स के बीच की पॉइंट डिस्टेंस है ओपी, तो ये सेंटर्स के बीच बना वेक्टर है। तो सेंटर्स तो थोड़ा चेंज हो जाएंगे, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो पॉइंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सेंटर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो तो वही रहेगा, और इसका सेंटर भी वही रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये तो सेंटर्स के बीच बना वेक्टर है, तो इसका तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, जो है वही है यानी ए ही है, और जो डायरेक्शन है वो इसी की डायरेक्शन में बना हुआ है, यानी ओपी की ही डायरेक्शन, ओपी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये पूरा एक कांस्टेंट आ गया, ये तो कांस्टेंट थी ही, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट के लिए सेम रहने वाला है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम बनी हुई। तो प्यारे बच्चों अविश्वसनीय मैं इसीलिए बोल रहा था रिजल्ट, क्योंकि हमने कोई भी पॉइंट यहाँ पर लिया तो वो उस पॉइंट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। हमने ये आर वेक्टर कहीं भी लिया होता, यहाँ पर, तो इस आर पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये उनके बीच के सेंटर्स के बीच वाला वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कहीं भी लेते पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यही आता है। ऐसा लगता नहीं कि ऐसा आना चाहिए, लेकिन आता है। अगर इसको मैं थोड़ा अलग से बना लूं, तो प्यारे बच्चों ऐसे अगर इसको बना लूं
तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप ले लो, सबके लिए डायरेक्शन वही रहेगी, क्या रहेगी, ओपी की डायरेक्शन। ओपी की डायरेक्शन क्या है, ओपी की डायरेक्शन ये है, तो इसी की डायरेक्शन में, यानी इधर 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 इधर, चाहे जो पॉइंट ले लो, चाहे जो पॉइंट, और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। ऐसा मत सोचना कि सेंटर से ये पास है और ये दूर है तो इसकी वजह से मैग्नीट्यूड अलग अलग रहेगा, अलग भी नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड भी वही है, ठीक है। तो पॉइंट कोई भी ले, आर पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो पॉइंट कहीं पर लो, कहीं पर भी ले लो, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना तो डायरेक्शन। बहुत ही अविश्वसनीय रिजल्ट है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इन्होंने जो पहली ऑप्शन में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि ये आर वेक्टर पर डिपेंड करता है, गलत है। ये आर वेक्टर पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि जो हमने पॉइंट लिया है उसकी पोजीशन पर ये डिपेंड नहीं करता प्यारे बच्चों, ठीक। दूसरा ऑप्शन, ई वेक्टर इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन r2 एंड इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन आर वेक्टर। फिर से इन्होंने बोल दिया कि इसकी डायरेक्शन आर वेक्टर पर डिपेंड करती है, नहीं, इसकी डायरेक्शन ओपी पर डिपेंड करती है, यानी इसके सेंटर्स के बीच बने वेक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक। चलिए प्यारे बच्चों, ई इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ए वेक्टर। इन्होंने कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, यानी ए पर डिपेंड नहीं करता, जो कि गलत है प्यारे बच्चों। ये ए ही तो है, ओपी क्या है, इसको अगर हम आगे लिखें तो ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड जो ओपी है ये ए के ही इक्वल है, तो यहाँ ए लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसको ऐसे ऐसे, तो ये ए पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। इन्होंने बोल दिया कि ए पर डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन, इज यूनिफॉर्म एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ए वेक्टर, ये सही है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ए वेक्टर। बिल्कुल, जो है जो बोथ का मतलब क्या हुआ कि दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, माने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही ए वेक्टर पर डिपेंड कर रही हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे आया, तो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो दोनों इसी पर डिपेंड कर रही है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा अविश्वसनीय था, एक बार इसको और करें और भी जो क्वेश्चन आपको ऐसे मिले उनको भी करें तो क्वेश्चन समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसको अभी यहीं तक रहने देते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स प्यारे बच्चों।